जय हिंद दोस्तों। आय दृष्टि के करंट अफेयर में लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे ये राष्ट्रीय परिदृश्य, जो कि ये सभी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आर ओ या आर ओ का क्यों ना हो। यूपी पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल यानी यूपी का कोई और भी एग्जाम है, इन सब में करंट अफेयर का बहुत अहम रोल होता है। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर का रोल होता ही है। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज ये राष्ट्रीय परिदृश्य को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लेक्चर 3 में हो गया है। ये राष्ट्रीय परिदृश्य में देश की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक इन सब घटनाओं पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। मिजोरम, गोवा, लद्दाख में ये जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हुआ है, मतलब भारत की जो राष्ट्रीय नीति 2020 है, 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और इसी संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए 2022 में उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ टाइम लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। और ये कौन सा? उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यह 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना, अंक गणित सिखाने के लिए समर्पित है। और ये उल्लास के तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल भी कर ली है और अपने अपने क्षेत्र में पूरे कार्यात्मक साक्षर घोषित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को लेकर ये पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर इसको यानी कि इस उल्लास के तहत लोगों को साक्षर बनाना यानी जीवन कौशल देना, फिर संख्या का ज्ञान कराना, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। और राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, 95% से अधिक इसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। इसके 5 घटक हैं और इसके 5 घटक कौन कौन है? तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल, निरंतर शिक्षा। ये 5 ऐसे इसके घटक हैं जिसके तहत उल्लास योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। और इस उल्लास योजना के अंतर्गत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य बना है जहां पे 20 मई 2025 यानी जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्ज हासिल की है। तो ये कौन है? मिजोरम। तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा दूसरा राज्य बना। तो पहला हो गया कौन सा? पहला मिजोरम हो गया और दूसरा ये आपका गोवा हो गया। ठीक है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया है, यानी कि मिजोरम और ये गोवा से पहले लद्दाख अपने मुकाम को हासिल कर लिया है, अपने गोल को अचीव कर लिया है। और इसे 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी बनाने का गौरव प्राप्त किया। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। जैसे केरल में ये लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, फिर भी इसे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मापदंडों के तहत ये मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य बना, न कि केरल। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो स्टेट बहुत ज़्यादा साक्षरता रेट में या साक्षर है, तो उसे पहले यह मुकाम शायद हासिल कर लेना था, पर नहीं कर पाया ये मिजोरम के बाद। ठीक है। तो जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा बना साक्षर राज्य। आगे बढ़ते हैं। संविधान हत्या दिवस। भारत के संविधान भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया और ये अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक वर्णित है। आपातकाल जिसमें लगता है ये 352 से लेके 360 में बताया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है इसके अंतर्गत। और यह देश में कितनी बार लगा है? तो 3 बार अब तक लग चुका है। तो सबसे पहले लगा था भारत और चीन के बीच में
26 अक्टूबर 1962 में से लेके 10 जनवरी 1968 तक। फिर दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच में आपातकाल लगाया गया था। 3 दिसंबर 1971 को देश आपात की घोषणा की गई और उसके बाद से इस उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकालीन एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई और देश में आंतरिक गड़बड़ी यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे तीसरा ये इमरजेंसी लगाया गया और ये दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों की श्रद्धांजलि दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस, क्योंकि देश आजाद होने के बाद भी हैदराबाद अभी भी आजाद नहीं था और ये भारत सरकार 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक, क्योंकि यह निजाम के शासन में था, उसके बाद इसे आज़ादी मिली हैदराबाद को, यानी कि उसे भारत में मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं और यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जो पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त मतलब करा दिया गया हो गया। आगे देखते हैं एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, जो कि ये दुखद समाचार है, दुखद घटना थी, जो कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद ये मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंदन गैटविक जा रही थी, कहाँ जा रही थी? लंदन में गैटविक जा रही थी और इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। अब ये जो एयर इंडिया है AI-171 B7878 जो कि उड़ान भरी थी और उसके बाद से आगे कुछ दूर जाने के बाद से कुछ ही मिनटों में यह क्रैश हो गया। बोइंग 78 मतलब 787 8 विमान में कुल कितने लोग थे? तो 242 लोग थे, जिसमें से 230 यात्री थे और 12 क्रूज मेंबर थे, यानी कि कर्मी दल थे उसमें काम करने वाले। टोटल 242, जिसमें से 241 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। उसमें से एक लोग जो कि विश्वास कुमार रमेश उनका नाम है, वो चमत्कारिक रूप से, चाहे कुछ भी कह लीजिए, वो बच गए। यानी कि 242 में से एक की डेथ हो गई, एक किसी भी कैसे भी बच गए ऊपर वाले की कृपा से। और जीवित बचे यात्री ये कहाँ के हैं? भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, मतलब हैं अभी भी। आगे बढ़ते, विमान हादसे के स्थान पर कुछ लोग की मृत्यु और हो गई, जैसे जिस बिल्डिंग से जाके टकराया था तो वहाँ भी ये जैसे डॉक्टर और ये उसमें जो काम करने वाले लोगों का वो हॉस्टल था, तो उसमें भी कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो टोटल डेथ की संख्या हो गई 280, जिसमें से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी डेथ हो गई। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल था वो, जिसमें से कुछ लोग और जिनकी डेथ हो गई। और एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना यात्रियों के 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश थे और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा नागरिक था, ये टोटल जिनकी उस विमान दुर्घटना में डेथ हुई। और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्वि इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है, जिसे पहली बार 2011 में इसे शामिल किया गया था। फिर एयर इंडिया के द्वारा दुर्घटना जो पीड़ित हैं उनके परिवारों को 25 लाख देने की घोषणा हुई और इसके बाद इसके अतिरिक्त जो टाटा सन्स कंपनी है उसने 1 करोड़ इस 25 लाख के अलावा देने की घोषणा की। अब ये पहली दुर्घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार दुर्घटना हो चुका है, जैसे 1996 में ये चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर हुआ था।
जिसमें 2 विमानों की टक्कर से 349 लोगों की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद से 1985 में हुआ था एयर इंडिया, जो कि बम कांड था और यह आतंकी विस्फोट था। उस समय उसका नाम AI-182 था, जिसमें 329 लोगों की, मतलब 329 लोगों की जान गई थी। फिर उसके बाद से 1978 में एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना हुई थी और उस फ्लाइट का नाम था इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 समुद्र में जाके गिरी, जिसमें 213 लोगों की डेथ हो गई। फिर 2010 में मंगलुरु विमान दुर्घटना, जिसमें ये दुबई से मंगलुरु जा रहा था और एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें से 158 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये फिर इसके बाद से आपके सामने अभी 2025 का। आगे बढ़ते हैं। ये एक फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, जैसे दुर्घटना के दौरान ये रिकॉर्ड करता है चीज़ों को, तो उसका नाम ब्लैक बॉक्स मतलब रखा जाता है, कहा जाता है उसे ब्लैक बॉक्स। और इसमें 2 तरह की डिवाइस होती हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR होता है और एक CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और इसका कलर नारंगी होता है ताकि इसे आसानी से खोजा जा सके। और ये जो डिवाइस है वो 1000 लगभग डिग्री सेल्सियस को झेल सकता है और 3400 G तक का टक्कर ये सह सकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति, तो ये जो अभी 2027 यानी कि 2027 तक कंप्लीट होना, और ये 2 चरणों में होगा। 1 अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट होगा और बाकी 2027 तक। तो इसमें कुछ यूटीज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वगैरह हैं, इन 4 ऐसे जो स्टेट यूटी मिला के हैं, उनका जनगणना समाप्त होगा। फिर बाकी जो देश में है वो 27 तक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और ये केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना ये 2027 जातीय गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यह जो जनगणना संघ सूची में शामिल है, ये जनगणना का जो विषय है, और ये संविधान का अनुच्छेद 246 बताता, और यह 7वीं अनुसूची में शामिल है। और इसमें कितने मतलब सब्जेक्ट है, तो 69। और ये किस अधिनियम के तहत होगा, तो ये जनगणना अधिनियम 1948 और नियम 1990 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है। तो यह 2 चरणों में है। 1 अक्टूबर 2026 तक खत्म होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और बाकी के देश, पूरे देश में 1 मार्च 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेनाब रोड पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना रेलवे पुल है। यह विश्व का सर्वाधिक रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है और कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर है। और यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिएक्टर स्केल तक भूकंप को झेल सकता है, यानी 8 रिएक्टर तक का अगर भूकंप आता है तो ये उसे झेल सकता है, उसे नुकसान नहीं होगा। और ये कितना स्पीड को भी ये मतलब इस पे 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का भी ये सामना कर सकता है, और इसे माना जा रहा है कि ये 120 वर्ष तक ये बना रहेगा। मतलब 120 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया कब? 6 जून 2025 को, और इस पुल को कोंकण रेलवे कारपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IIT और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO, तो IIT और DRDO के सहयोग से इसे बनाया जा रहा है। और चेनाब रेल पुल को 1486 करोड़ की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। और यह इसमें इस परियोजना की कुल लागत कितना आ रहा है,
तो 21,780.94 करोड़ रुपीस आ रहा है। और इस परियोजना को 2 इकाइयों के वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। और तीनों इकाई मतलब 3 इकाइयाँ, तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रति वर्ष 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक माता देवी अहिल्या बाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025, जो कि 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लिया। और आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। और काशी विश्वविद्यालय काशी विश्वनाथ मंदिर जो भोलेनाथ का है, क्या नाम है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में है। और इस मंदिर का शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। कौन? ये महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने। आगे बढ़ते हैं। तो इनके नाम पे, ये अहिल्याबाई के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ है और 300 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी हुआ है, जो कि पहली बार हो रहा है। तो 300 रुपए का मूल्य वर्ग सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार ये जारी हुआ। और इसको कौन जारी करेगा? तो कोलकाता टकसाल जारी करेगा। और यह पुरस्कार बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध और विचारों की अग्रदूत महिला थी। और इन विषयों पर इन्होंने जोर दिया और अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण भी दिलवाया। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पूरी श्लोक अहिल्याबाई देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना 2024 भी आरंभ किया, और जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के हवाई अड्डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी इनके सम्मान में रखा। कहाँ? इंदौर के। आगे बढ़ते हैं। और दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई 13 अगस्त 1795 को इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, तो ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है। परियोजना के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भूजल पुनर्भरण किया जाएगा, मतलब दोबारा उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी भूजल ये पुनर्भरण योजना जो है ये ताप्ती पे बन रहा है। आगे नर्मदा के बाद यानी कि वहीं ये पश्चिम की तरफ, यानी कि ये क्या नाम है, ताप्ती भारत की दूसरी लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन है? पोड़ा, गिरना, पंजरा, अनेर, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आगे देखते हैं। पहलगाम से युद्ध विराम तक, यानी कि जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट, तो ये वहां से शुरू होकर फिर उसके बाद से भारत ने जवाबी कार्यवाही में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और वर्ष 2016 के जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 2019 में बालाकोट हवाई हमला हुआ था, और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये 22 अप्रैल जो घटना हुआ था पहलगाम का, 22 अप्रैल 2025 को लगभग 2:30 बजे के बाद हुआ था। और ये दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैरन घाटी के मैदान में ये आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। अचानक यहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई और 25 भारतीय पर्यटक और 1 नेपाली इसमें नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने लिया? TRF, दी रेजिस्टेंट फ्रंट, और इसे पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 4 आतंकियों की पहचान की। कौन-कौन? तो अली भाई उर्फ तलहा पाकिस्तानी नागरिक है और आसिफ फौजी पाकिस्तानी नागरिक है। फिर आदिल हुसैन ठोकर अनंतगाम निवासी और ये चौथा है एहसान पुलवामा निवासी, यानी पुलवामा का रहने वाला है। फिर इसी को मद्देनजर देखते हुए ये वर्ष 1960 की जो सिंधु जल परियोजना थी, परियोजना नहीं, जो हस्ताक्षर हुए थे, उसको स्थगित कर दिया गया और साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी बागा जो सीमा है उसको भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये शुरू कब हुआ ऑपरेशन सिंदूर? तो 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थानों पर प्रहार किया गया, जिसमें से 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में थे और 4 जो लक्ष्य थे वो ये बहावलपुर, मुरुदके, साकरगढ़, सियालकोट ये थे। और उसके बाद से भारत विदेश सचिव जो विक्रम मिस्री ने ये बात स्पष्ट कर दिया कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को, यानी कि केवल आतंकवादी ठिकानों को ही ध्वस्त करना है। हमें पाकिस्तान के जो ये एयरबेस है उन पे नहीं, लेकिन उनकी जैसी जैसी प्रतिक्रिया है उसके अकॉर्डिंग ये अपना एक्शन लेते गए। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया और प्रमुख आतंकियों में लश्कर ए तैयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू आकाश भी शामिल था, जो कश्मीर में हथियारों की तस्करी और संचालन के लिए जिम्मेदार था। आगे बढ़ते हैं। फिर युद्ध विराम की घोषणा हो गई। तो इसके स्थिति के दौरान कोई गुप्त वार्ता के बाद ये 10 मई की रात दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसके ये कई सारी चीजें हैं, पर क्या सत्य है क्या नहीं, जब आधिकारिक रूप में कोई डाटा जारी नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से प्रयुक्त हवाई बल IAF जो हथियार यूज हुए थे, तो अब उसमें जैसे दसॉल्ट राइफल लड़ाकू विमान, जो कि प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकी, स्कैंड एरिसा रडार है। फिर उसके बाद से क्रूज मिसाइल यूज किया गया था, स्काल्प, जो कि ये यूरोप में MBDA के द्वारा बनाया गया, और ये हैमर जो कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर, और ये है इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई है। फिर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो कि भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस से ये बनाया गया है। फिर स्काई स्ट्राइकर जो था यह भारत इजराइल एलविट सिस्टम अल्फा डिजाइन से किया गया, और IAI हारोप लोइटरिंग म्यूनिशंस जो कि इसका उत्पत्ति इजराइल में, यानी कि इजराइल के द्वारा इसे बनाया गया था, भारत में बनाया गया था इजराइल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भारतीय वायु रक्षा प्रणाली पाकिस्तान प्रतिरोध से बचाव के लिए, यानी कि भारत ने क्या क्या यूज किए थे, S-400 जो कि रूस में बना था, आकाश सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल जो कि भारत में DRDO ने बनाया था। आगे उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट, तो सेमीकंडक्टर यानी कि सेमीकॉन इंडिया, जिसके लिए 76,000 करोड़ रुपए की ये निवेश हो रहा है, और इसमें देश की ये 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट है, उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। और इसके 6 यूनिट कौन कौन है सेमीकंडक्टर के? एक HSL है, HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, फिर उसके बाद से फॉक्सकॉन है, फिर उसके बाद से ये कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडा जिसे कहते हैं, जो जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नजदीक करेगी, और उसके बाद से HCL फॉक्सकॉन दोनों एक भारत की कंपनी है और एक ताइवान की कंपनी है, जो दोनों इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे। और ये स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाई
जो यहाँ पे है ये 6 कौन-कौन है, कहाँ-कहाँ ये सेमीकंडक्टर की इकाइयाँ लग रही हैं। तो पहला लग रहा है माइक्रोन एटीएमपी जो कि गुजरात सांवद में लग रहा है। टाटा टीएसएमसी फैब जो कि धोलेरा गुजरात में लग रहा है। फिर टीसैट टाटा एटीएमपी ये लग रहा है मोरीगांव असम में। तो एक हो गया गुजरात में ये भी हो गया साड़द में, फिर ये धोलेरा गुजरात में, फिर असम में हो गया। फिर गुजरात में साड़द में ये सीसी रेनेसास स्टार्स ओसेट लग रहा है, मंजूरी मिल चुकी है यानी कि। और फिर 5वें नंबर का है गुजरात में ही साड़द में ही ये है किनेस सेमिकॉन, और लास्ट वाला है ये HCL और फॉक्सकॉन मिलके जो बना रही है ईडा यूपी में, ये डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण जिसमें कि 3700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। और उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट ये फॉक्सकॉन का भारत का यह पहला चिप निवेश है, भारत का पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन सुरक्षा योजना, इस जन सुरक्षा योजना को लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए क्योंकि ये 2015 में 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। और इसके तहत ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो कि 2019 में शुरू किया गया था। व्यापारिक और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए एनपीएस ये भी 2019 में शुरू किया गया था। पीएम किसान 2019 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2019 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में, 2013 में, और जननी सुरक्षा योजना 2005 में, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। क्योंकि इससे ये सुमेलित करने के लिए आ सकता है और अक्सर कई एग्जामों में पूछा भी गया है, तो इसलिए कौन सा योजना किस साल शुरू हुआ है वो याद रहना जरूरी भी है, ताकि ये एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा इससे कि इस योजना को किस साल ये शुरू किया गया, उससे मिलान करिए। तो मिलान करने के लिए हमें ईयर भी याद होना चाहिए, ईयर याद होगा तो हम आसानी से मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ये 18 से 50 वर्ष आयु के लिए है और सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का 1 वर्षीय टर्म जीवन ये कवर करती है। और इसमें देना कितना है प्रीमियम, तो प्रति वर्ष 436 रुपए ही देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये 2 लाख रुपए की है राशि का है। और इसमें यह है कि अगर अकस्मात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसकी दोनों आंखें चले जाती हैं या पैरों के उपयोग में हानि हो जाती है, कोई एक पैर या कोई एक आंख चली जाती है, तो उस केस में ये 2 लाख का बीमा है। और यहाँ पे इसी का अच्छा 1 मिनट, एक आंख की दृष्टि कि पूर्ण अपूर्ण हानि या एक हाथ या एक पैर का, तो उसमें 1 लाख है, और अगर दोनों हो जाता है तो ये 2 लाख है। और इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति सदस्य यानी कि प्रति वर्ष 20 रुपए प्रीमियम देना है, बस कितना 20 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना एपीवाई, तो इसमें 18 से 40 वर्ष के लिए है और 60 वर्ष के बाद, यानी कि यहाँ पे अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, 1000 रुपये हर महीने मिलेगा। मतलब 1000 से लेके 5000 तक मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने वो कितना प्रीमियम जमा किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। तो इसमें क्या है, तो ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें एक लैंग्वेज को शामिल करने को लेके तमिलनाडु से है। तो पीएम श्री योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग ये 2152 करोड़ की राशि नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी को न स्वीकार करने के कारण इसे रोक दिया गया है। और राष्ट्रीय बहस केंद्र ये है कि तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम से तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फार्मूले में ये कहती है कि ये जहाँ भी शुरू होगा, पहले तो एक अंग्रेजी हो गया और उसके बाद से
तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वह हिंदी ही हो। तो एक अंग्रेजी हो गया, एक जिस एरिया में खोला जाएगा उसकी भाषा, और एक कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है, 3 भाषा इसमें हो सकता है, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि उसमें अंग्रेजी और हिंदी हो। आगे बढ़ते हैं। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि जब तक तमिलनाडु एनईपी स्वीकार नहीं करता तब तक उनको फंड जारी नहीं किया जाएगा। एनईपी ये 2020 का परिचय एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यह शिक्षा की नीति में तीसरा बड़ा सुधार है, और एक किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे तैयार की, और यह इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2040 तक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना भारत को। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए एक तीसरा भाषा वह कोई भी हो सकता है। तो मातृभाषा और स्थानीय भाषा हो गया 2, और एक तीसरा कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे पहली भाषा में क्या होगा, मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा में अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा, और तीसरी भाषा में गैर हिंदी भाषा राज्य के लिए कोई और लैंग्वेज भी हो सकता है। तो 3 भाषा उसमें जरूरी है, क्योंकि जिस स्टेट में या जिस राज्य में या जिस एरिया में लगेगा वहाँ के भाषा में वर्नाकुलर में पढ़ाया जाएगा। और भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान, ये अनुच्छेद 120 क्या कहता है, तो संसद में यानी कि पार्लियामेंट में जो यूज होता है भाषा उसको बताता है। फिर 210 आर्टिकल ये कहता है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। फिर आर्टिकल 343 के तहत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बताता है। कौन सा, तो हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि को 343। आगे बढ़ते हैं। फिर 344 344 राजभाषा के संबंध में, 345 राजभाषा या राजभाषाएं, 346 अनुच्छेद ये कहता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच जो पत्र का आदान प्रदान होगा वो किस में होगा। फिर आर्टिकल 347 किसी राज्य की जनसंख्या किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। फिर आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में बताती है। फिर ये अनुच्छेद आर्टिकल 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। और 350 शिकायतों का निवारण हेतु, और ये 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, और 350 वही भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, और 351 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ कर्तव्य का वर्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। तो ये पूछा जा सकता है कि विझिंजम बंदरगाह कहाँ है। तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में अरब सागर तट पर स्थित है, और यह व्यस्ततम शिपिंग मार्गों में से पूर्व पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये विझिंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। तो ये पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है जो कि केरल में है, और उसका नाम विंजम है। इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। और ये विझिंजम बंदरगाह प्रथम चरण में 8,868 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा, और टोटल अनुमानित कितना है 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 2028-29 तक खर्चा किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। और इसे संचालित कौन करेगा, तो अडानी पोर्ट बंदरगाह संचालन 2060 तक इसे संचालित करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2 चीजें शामिल हुई है, एक भगवत गीता और एक है नाट्य शास्त्र। तो यूनेस्को में वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों को शामिल करना है। फिर उसके बाद से अप्रैल 2025 में भारत को 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियां, एक तो श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि का ये नाट्य शास्त्र को स्थान मिला। कब, अप्रैल 2025 में भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से ये जो श्रीमद् भगवत गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है। इसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। और श्रीमद् भगवत गीता महाकाव्य महाभारत के छठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय पर 20 से 40 का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं क्या नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र भारतीय प्रदर्शन कला, नृत्य, नाटक, संगीत पर लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ है और इसकी रचना ऋषि भरत मुनि द्वारा की गई है, ऐसा माना जाता है। और यूनेस्को के अनुसार यह ग्रंथ लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध यानी कि कोडिफाई किया गया है। नाट्य शास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्य वेद या पंचम वेद कहा गया है। इसमें 36,000 श्लोक का विशाल ज्ञान कोश था, जिसे गंधर्व वेद भी कहते हैं। और भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्य शास्त्र के रूप में संकलित किया है। आगे बढ़ते हैं। जो 2025 में महाकुंभ हुआ था, तो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 जो आस्था, संस्कृति, मानवीय एकता का अभूतपूर्व संगम है। यह प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर होता है और यह 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलने वाला 45 यानी कि 45 दिवसीय महाकुंभ। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस पवित्र त्रिवेणी में अपनी आस्था की डुबकी लगाई। और महाकुंभ आयोजक प्रत्येक वर्ष ये 12 वर्ष में होता है और कहाँ कहाँ, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, तो ये प्रयागराज में, जो प्रयागराज है गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों के संगम पे लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती का हो गया, जो कि सरस्वती अभी अदृश्य हो चुकी हैं। फिर ये महाकुंभ 2025 में लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग लिए थे और यह 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया गया। और पौष पूर्णिमा कल्पवास के प्रारंभ का प्रतीक है। तो 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन पहली शाही स्नान था और महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का भी प्रतीक है। फिर 29 जनवरी जो कि मौनी अमावस्या, जो दूसरा शाही स्नान था। और फिर 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी, जो कि तीसरा शाही स्नान था। और फिर 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा था, जो कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि, और इसी के साथ महाकुंभ का समापन हो गया। फिर ये 16 से 18 फरवरी 2025 को मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का भी आयोजन किया गया। और प्रथम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा सफाई को मिला, जो कि 329 कर्मचारियों के द्वारा किया गया। और दूसरा रिकॉर्ड महाकुंभ का, तो दूसरा रिकॉर्ड महाकुंभ का जो कि 19,278 सफाई कर्मी ने मिलकर क्या किया, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद से तीसरा रिकॉर्ड महाकुंभ का क्या है, तो 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक कहाँ होने वाला है, तो 2027 में गोदावरी नदी के तट पर होगा और 2028 में उज्जैन में पूर्ण कुंभ तथा वर्ष 2033 में हरिद्वार में, यानी कि हरिद्वार में 2033 में पूर्ण कुंभ लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुंभ को वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। कब किया गया, 2017 में। आगे बढ़ते हैं। ये दार्जिलिंग की चाय है, जिसे विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, जो 2004 में भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद बना। तो दार्जिलिंग का चाय 2004 में पहली बार जीआई टैग बना। फिर उसके बाद से मार्च 2025 में देश के कुल 658 उत्पादों को भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। और उसके बाद से मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसमें कि 77 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जीआई टैग वाला तमिलनाडु आता है, फिर कर्नाटक। तो एक हो गया पहला उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश हो गया।
दूसरा हो गया तमिलनाडु और तीसरा हो गया कर्नाटक। कौन सा हो गया? कर्नाटक। फिर 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइंड और ट्रेडमार्क द्वारा ये पटेद्दा अच्चू साड़ी को भी जीआई टैग प्रदान हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कर्नाटक का पारंपरिक सूती साड़ी है। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से सिर्फ वही देखेंगे, सब कुछ देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ एग्जाम में आना नहीं है। फिर ये देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जिसमें कि 4 कैटेगरी है। एक पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कारागार यानी कि और कानूनी सहायता। तो पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। और इसके तहत 18 राज्यों में सिर्फ 5 बड़े राज्य कौन कौन? तो पहला तो कर्नाटक हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तीसरे नंबर पे कौन है? तेलंगाना हो गया। चौथे नंबर पे केरल और 5वें नंबर पे तमिलनाडु। और इस रैंकिंग में 7 छोटे राज्य कौन है? तो सबसे छोटे देख लेते हैं, तो सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, और ये 20 वर्ष बाद बदलते परिदृश्य जैसे बढ़ते जलवायु जोखिम, महामारी का अनुभव जैसे कोविड-19 था, को ध्यान में रखते हुए 2025 में इसका संशोधन किया गया। और संशोधन के बाद ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर उसके बाद से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्वयं अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, केंद्र बनाता था, अभी राज्य कर सकता है। फिर पहले केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाती थी, और एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्वयं नियम बनाने का अधिकार नहीं था, और अभी स्वयं नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से इसमें तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल, जो अभी खबर थी उसमें जो वहाँ के राज्यपाल जो बिल था लेके वो राज्यपाल उसे क्या नाम है उस पर जो भी सहमति नहीं दिया, तो तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है? राज्यपाल को राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य अनुच्छेद 163 कहता है, सिवाय उन दुर्लभ मामलों पर जहां संविधान उन्हें स्वतंत्र निर्णय का अधिकार देता है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक सेतु की तरह है, उन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाना चाहिए, न कि राजनीतिक गतिरोध का कारण बनना चाहिए। तमिलनाडु में ऐसा ही एक विवाद, जो कि राज्यपाल वहां के कौन? तो राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा द्वारा पारित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद से लंबित रहा। फिर उसके बाद से जो वहाँ की सरकार है DMK सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों को की अवहेलना कर रहे हैं और इसे अनिश्चित काल तक रोके रखने का प्रयास किया। तो तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जहां 8 अप्रैल 1925 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक ठहराया, और ये भी बताया विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की अधिकार सीमा को स्पष्ट कर दिया। क्या बताया उसमें? तो उनके सीमा को स्पष्ट करते हुए इन्होंने ये बताया, पहले तो इसमें कई क्वेश्चन इसने उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। क्या क्वेश्चन उठाए ये? कहाँ गया? इसने कई सवाल भी उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। किधर गया भैया? मिल नहीं रहा। खैर निर्णय देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे इस दौरान न्यायालय ने गंभीर प्रश्न उठाए। क्या राज्यपाल को बिना कोई कदम उठाए विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकने का अधिकार है, यानी कि पॉकेट वीटो?
फिर क्या राज्यपाल पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं? 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें राज्यपाल की कार्रवाइयों को गैर कानूनी और संवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में और किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो क्या निर्णय दिया इन्होंने? तमिलनाडु न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि ये राज्यपाल के लिए विधेयक संबंधी समय सीमा और दिशा निर्देश भी तय कर दिया। यहाँ देखते हैं, और साधारण उपाय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये अनुच्छेद जो 142 है उसके तहत ये पूर्ण न्याय का अधिकार है, यानी कि अपने विवेक का पूर्ण करते हुए यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकता है। तो यहाँ पूर्ण न्याय के अधिकार का प्रयोग करते हुए क्या कहा? सभी विधेयक उसी तिथि से अधिनियम माने जाएंगे जिस दिन से वे विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए थे, यानी कि 18 नवंबर 2023। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विस्तृत समय सीमा तय की। क्या? राज्यपाल कितने समय में विधेयकों पर अपना निर्णय ले सकते हैं? तो ये बताया इन्होंने कि ये यदि मंत्रिपरिषद की सलाह विधेयक पर अनुमति को रोकने हेतु या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने हेतु, तो ऐसी सलाह पर राज्यपाल 1 माह में कदम उठाएंगे, यानी 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर उन्हें कुछ न कुछ बताना होगा, हाँ या ना, जो भी कहना है। फिर दूसरा, यदि राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह के विपरीत किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार करते हैं, यानी उसे अस्वीकार करते हैं, यानी कि उसे मना करते हैं, तो उन्हें उस विधेयक को अपनी आपत्तियों कारणों का संदेश संलग्न करके अधिकतम 3 महीने के भीतर विधानसभा को लौटाना होगा, और बिना संदेश के अनिश्चित रोक की अनुमति नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर उन्हें अस्वीकार है या नहीं है, पहले तो 1 महीने के अंदर उन्हें बताना होगा, फिर उसके बाद से अगर उनकी सहमति नहीं है या सहमति नहीं है तो भी वो 3 महीने के अंदर अब कारण सहित उन्हें लौटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की राय के विरुद्ध विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना चाहते हैं, तो यह कार्य अधिकतम 3 महीने के भीतर कर देना होगा, ये भी 3 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति को ये भेजते हैं तो। फिर अगला, यदि राज्यपाल ने पहले किसी विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया था और विधानसभा ने उसे पुनः पारित करके राज्यपाल को भेजा है साइन करने के लिए, तो अधिकतम 1 माह के भीतर राज्यपाल को अनुमोदन देना ही होगा। यदि नहीं पालन करते तो सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायालय के समक्ष परमादेश का विकल्प विद्यमान होगा, यानी कि न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो परमादेश जारी करता है वो जारी करेगा। तो इस तरह से लिमिट कर दिया गया गवर्नर के शक्तियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्य के निर्वहन में जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास चुनने का 3 विकल्प है। कौन कौन? या तो सहमति दें, या तो सहमति ना दें, या तो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, या पुनर्विचार हेतु भेज दीजिए। यह अनुच्छेद 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत या तो सहमति दीजिए या तो नहीं दीजिए, 2 हो गया। तीसरा, या तो राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज दीजिए या फिर उस पे दोबारा विचार करने के लिए वापस ये विधानमंडल को भेज दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है 201, इसके तहत क्या है? तो क्या राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी है? जब कोई राज्य विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं, स्वीकृति देना या स्वीकृति न देना। तो देना या न देना उसके संदर्भ में आगे, यदि विधेयक मनी बिल है या मनी बिल नहीं है तो राष्ट्रपति उसे संदेश सहमति पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को लौटा सकता है। ठीक, अगला, जैसा कि ये 200 राज्यपाल कर सकते हैं। पुनः पारित विधेयक राष्ट्रपति को दोबारा प्रस्तुत किया जाता है तो फॉर हिज कंसंट्रेशन, विचार करने के लिए, दोबारा भेजा जाता है तो दोबारा विचार करेंगे। फिर ये 142 के तहत देखा है कि पूर्ण न्याय हेतु
न्यायालय की शक्ति और अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार प्रदान करती है 142 सुप्रीम कोर्ट को। और इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसी वाद विवाद में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस दे सकती है, पारित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्रम में ये क्या है, आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत 26 मार्च 2025 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हुए, जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके दौरान कोविड-19 में मुफ्त खाद्यान्न की योजना बनाई गई और इसमें दिसंबर 2024 तक लगभग 80.67 करोड़ मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त हो चुका है और 81.35 करोड़ लाभार्थी इसे लक्षित कवरेज के करीब यानी कि लाभार्थी लाभ ले चुके हैं। अब आते हैं ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस है जो कि 26 अगस्त 2021 को शुरू की गई। अटल पेंशन योजना देखते हैं। अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई। ये जितनी भी योजनाएं उनका ईयर तो याद होना चाहिए, क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इस बात की गारंटी है कि योजना देगा और उसके सामने ईयर देगा, मिलाइए कि कौन सा योजना कब शुरू किया गया, तो ये जरूर आप याद कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चुनाव 2025, जिसमें कुल 70 सीट थे, उसमें से 12 सीटें अनुसूचित जाति की है, एससी की है। और इसमें जीता कौन, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जिसने 48 सीट जीता और आम आदमी पार्टी 22 सीटें। परसेंटेज में वोट देखा जाए तो ये हो गया 45% बीजेपी को और 43.57 मिला किनको, आम आदमी पार्टी को। और यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि 9वीं मुख्यमंत्री है। और रेखा गुप्ता का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो शालीमार बाग है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। तो प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा ये 6ठा दौरा था और फ्रांस के राष्ट्रपति जनवरी 2024 में भारत के दौरे के लिए आए थे, जो 75वें यानी कि 75th गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे। आगे बढ़ते हैं। यह है मुल्ला पेरियार बांध विवाद। इसकी पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। ये क्या है मुल्ला पेरियार बांध विवाद का, तो ये तमिलनाडु और केरल के बीच में है। सुरक्षा और संचालन मरम्मत कार्य को लेकर है और 19 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में ये केरल के खिलाफ तमिलनाडु ने शिकायत की और शिकायत करने के बाद से इसके बारे में पहले जान लेते हैं। मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल के इडुक्की जिले में थेक्कड़ी पेरियार नदी पर स्थित है और एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है इसको याद रखना है, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो ये टाइप भी पूछता है, हाइट वाला है, गुरुत्वाकर्षण वाला है, क्या है। तो यह 2 नदियों पे बना है। एक तो है कहाँ गया, बांध मुल्ला यार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है और इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1895 में पूरा हुआ। यानी 1887 में शुरू हुआ और 1895 में पूरा हो गया और पूरा होने के बाद से 1979 में केरल सरकार ने बांध संरचना सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और इसे नया बनाने की मांग की। यह 1979 में केरल की बात है, यानी कि केरल ने ऐसा मांग उठाया। फिर उसके बाद से तमिलनाडु का पक्ष क्या है, तो तमिलनाडु द्वारा मुल्ला पेरियार बांध में जल स्तर बढ़ाकर 136 फीट से 142 फीट कर दिया। अब यही 136 से 142 फीट जो कर दिया है, तो केरल का यही कंसर्न है कि ये पुराना हो चुका है, फिर ये सिक्योरिटी के दृष्टि से मतलब टूट सकता है, फिर ये नुकसान जान माल का, ये सब चीजें। फिर आगे इन्होंने क्या किया, करने तथा अन्य सुदृढ़ीकरण उपायों की मांग की, जबकि केरल सिंचाई जल संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित करके इसे खतरनाक बांधों में शामिल कर दिया। खतरनाक बांधों इसलिए क्योंकि ये पुराना हो गया है, ठीक है। केरल का पक्ष ये है कि 125 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण, कितना, यानी कि 100 वर्षों से ज्यादा, यानी कि 125 वर्षों से ज्यादा पुराना होने के कारण बांध टूटने का संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बारिश
के खतरा को देखते हुए इसे मरम्मत की ज़रूरत है, या फिर जो हाइट बढ़ा रहे हैं 142 कर दिए हैं उतना ना बढ़े। और महत्वपूर्ण इसके क्या है, तो मुल्ला पेरियार बांध संधि त्रावणकोर के महाराजा भारत के ब्रिटिश सचिव के बीच एक पट्टा समझौता था, और इस समझौते पर 1886 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए और वर्ष 1970 में इसका नवीनीकरण किया गया। ये 999 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया, यानी कि जिसे अन्य 999 वर्षों के लिए बढ़ाने का विकल्प भी था, और भी बढ़ाया जा सकता है। भारत वन रिपोर्ट, जो कि वो जनगणना वाले में देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं। तो ये देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसे जारी किया जाता है, और इसके तहत पहली भारत वन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में आई थी, और इसी श्रृंखला में ये 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है 2023, और इसके तहत कुल वनावरण कितना है, तो 71.53 मिलियन हेक्टेयर, जो कि ये आपका हो जाएगा 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। और उसके बाद से कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, जो ट्री कवर है, 82.7 मिलियन हेक्टेयर है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का यह 25.17% है। फिर राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33.33% क्षेत्र क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.67% है। और ये अगर देखें 21 का जो रिपोर्ट आया था, 21 का और 23 का रिपोर्ट की अगर तुलना करें तो 156.41 वर्ग किलोमीटर की वनावरण की वृद्धि हुई, यानी कि वनों में वृद्धि हुई है। ये अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये कहाँ गया, ट्री कवर है, वो 3.41 है। फिर ये ISFR 21 और ISFR 23 में पहाड़ी जिलों में वनावरण ये इतना की वृद्धि हुई, कितना 234.14 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से 2021 से 2023 के जो रिपोर्ट है उसमें देश में ये मैंग्रोव आवरण की कमी हुई है, कितने की 7.43, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वाले में कमी हुई है, ये याद रखेंगे। और फिर ये 2023 के ISFR के अनुसार ये झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 1.13% है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण, देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्यों कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 7.98% भूभाग है। यानी केवल इन 8 राज्यों में, तो केवल इन 8 राज्यों में पूरे भारत का कितना 7.98 है। ठीक है, जो कि ये पूरे भारत का कुल देश का 1/4 पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टोटल लगभग 25% के आसपास था ही। तो इसमें 21-25 के सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो मिजोरम में, गुजरात में, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। तो सब सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो मिजोरम में। और फिर उसके बाद से 21 और 23 की तुलना करें तो सर्वाधिक कमी आई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वनावरण तो मध्य प्रदेश में ही है, यहाँ कमी आई है। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ है, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक, ये 2023 का रिपोर्ट है लेटेस्ट, तो 5 सर्वाधिक राज्य परसेंटेज में है। ठीक है ना, ये परसेंटेज में मिजोरम में अधिक है, और अगर ऐसे ही देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश में अधिक है। तो ये याद रखना है, परसेंटेज में मिजोरम है और ऐसे में एरिया वाइज मध्य प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह सेम है, अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से ये 2023 के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल एरिया, और वो जो वन था, वन का सघनता था उसके बेसिस पे था। फिर परसेंटेज में देखते तो केरल अधिक हो जाएगा। जैसे एरिया बड़ा है
और उसमें वन थोड़ा कम है, लेकिन वही जब परसेंटेज में देखते हैं तो कम एरिया में ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उसके हिसाब से केरल, फिर गोवा, फिर छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों सेम है, पीछे भी था। फिर महाराष्ट्र, उस परसेंटेज में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये भी पीछे था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ 21 और 23 की तुलना करें, सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुआ है और उत्तर प्रदेश में। तो ये वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, यानी कि वन जो है और वृक्ष लगाने का जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ISFR 2023 में उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र ये 17,435 वर्ग किलोमीटर है, और ये भौगोलिक क्षेत्र का 7.24 है, और भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25%। अभिलेखों वन का ये 66.37 है, और वन ये तो आरक्षित वन है। फिर उसके 1.89% संरक्षित वन है और 31.74% अंगीकृत वन है। आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण कितना है, तो 15,045.8 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। आगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला ये सोनभद्र है, और न्यूनतम भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी, इधर मऊ है, इधर मिर्जापुर है, इधर संबल है। अब इधर सर्वाधिक वन प्रतिशत में देखते हैं तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा, और यहाँ पे सोनभद्र, ठीक है, दोनों में सोनभद्र है। लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ चंदौली है, श्रावस्ती है, और न्यूनतम में संबल है। फिर ये भदोही जो है प्रतिशत में नीचे आ गया, तो प्रतिशत में सबसे कम कहाँ है, संबल में। तो संबल, भदोही, मैनपुरी। 1 मिनट, थोड़ा प्यास लग गया, पानी पी लो। अब उत्तर प्रदेश की कुल वृक्षावरण क्या है, तो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है, और कुल वनावरण एवं वृक्षावरण ये है आपका 23,996.72, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा नदी जो जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना जो है केन बेतवा, तो केन बेतवा क्या है, यह एनपीपी के अनुरूप नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए अध्ययन करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये NWDA राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को सौंपा गया है, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP के तहत देश की पहली नदी को जोड़ने वाली परियोजना ये केन बेतवा है। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हुआ, और इसके तहत इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे, तो बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर मध्य प्रदेश के पन्ना, और यहाँ मध्य प्रदेश जैसे ये तो हो गया बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर उत्तर प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, ये सब इससे इन्हें लाभ मिलेगा। केन बेतवा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका उद्गम स्थली कटनी जिला मध्य प्रदेश, जो कि अहिर गांव है, वहां से होता है। कुल लंबाई है 427 किलोमीटर, जिसमें 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में होगा। फिर बांदा जिला उत्तर प्रदेश स्थित चिल्ला गांव में यमुना से जाकर मिल जाएगा, और इस नदी पर स्थित रानेह जलप्रपात है। तो कौन सा जलप्रपात है, रानेह जलप्रपात, जहां पे
केन घड़ियाल सेंचुरी भी है। आगे केन नदी, जो केन नदी है पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, और बेतवा नदी का उद्गम रायसेना जिला मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध इस पे निर्मित हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओंकारेश्वर यानी कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग और सौर परियोजना। तो ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना लगाया गया है। कब? 25 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जहां पे 90 मेगावाट की क्षमता का परियोजना लगाया जा रहा है। मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना में से एक है। उल्लेखनीय है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, जो कि इस पार्क की कुल क्षमता 600 मेगावाट है। आगे बढ़ते हैं। यह मसाली का पहला सीमावर्ती गांव। मसाली, तो मसाली भारत का पहला सीमावर्ती गांव है। मध्य ये क्या नाम है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे यानी कि 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। किसको? मोढेरा, मोढेरा को, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा से 24 आवर एनर्जी यानी बिजली दी जा रही है। ठीक है, दिसंबर 2024 में ये मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती गांव, सौर गांव, मतलब इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज घोषित किया गया। 1 मिनट, ये जो मोढेरा है, ये मोढेरा क्या है? ये गुजरात में है, और ये 24 घंटे बिजली देने वाला सौर ऊर्जा गांव घोषित किया। और यहाँ पे सीमावर्ती की बात करें, भारत का पहला सीमावर्ती गांव, तो ये है मसाली। मोढेरा मसाली, मोढेरा मसाली, तो मसाली सीमावर्ती सौर गांव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह गांव गुजरात के बनासकांठा जिले से सुईगाम तालुका में स्थित है, और इस गांव को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती गांव घोषित किया गया। तो ये भारत का पहला सीमावर्ती गांव किस स्टेट में है, किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक, और भारत की पहली सीमावर्ती गांव का नाम, तो वह है मसाली। मसाली मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है। कौन? मोढेरा। हाँ, ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ गया? तो संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज जो सरकार एवं उनके संगठनों की मौलिक बुनियादी संहिता, फंडामेंटल बेसिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अडॉप्टेड किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, और लगभग कितना, ये 1,45,000 शब्द थे। इस प्रकार से अब तक अंगीकृत किए जाने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान, लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और इसके बाद से भारत में वर्तमान संविधान में वर्तमान का क्या है, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इसी में जोड़ जोड़ के ए का ए, बी, सी, डी ऐसे कर दिया गया, और 12 अनुसूचियां, 8 से कितना हो गया, 12 अनुसूचियां हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने, और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और भारत का संविधान न तो मुद्रित है, प्रिंट नहीं किया गया, न ही टंकित है, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलिखित है, मतलब हाथ से लिखा गया है और सजाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये है संविधान कहाँ गया। संविधान भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड, अरे संविधान नहीं, संविदा, संविदा, सॉरी, संविदा, भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड।
तो 23 नवंबर 2024 को भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर भारत के पहले रोबोटिक टूर यानी इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण किया गया। रोबोटिक टूर गाइड को संविदा का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संविद। अरे संविदा नहीं, संविद। संविद संविदा से याद रख सकते हैं कि संविद नाम दिया गया है। ठीक है, अभी भारतीय संविधान के अंगीकरण का 75वीं वर्षगांठ पूरा हो चुका है। 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान अंगीकरण का 75वीं वर्षगांठ पूरा हो गया है और इसके तहत यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया गया। और उसके बाद से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन यानी कि पुराना जो सदन था, कहाँ गया, पुराना संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का भव्य उद्घाटन किया। ये जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं इसको, और इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। और 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस मनाया गया। इस वर्ष संविधान दिवस का मुख्य विषय था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024, तो इसमें क्या है, ये 5वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 5 जनवरी 2025, जबकि महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति 26 नवंबर 2024। इसमें मुख्य क्या है उसे देखते हैं, सभी देखने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव परिणामों के अनुसार झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा सरकार को पुनः सत्ता में आने की सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, ये तो झारखंड स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल कितना है, 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है और 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। और उसके बाद से ये महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर 2024 को संपन्न हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। कौन सा योजना है यहाँ पे, हाँ, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत, और मराठी में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये क्या है, तो इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। 21 से यानी 21 ईयर टू 65 ईयर, और कितना, हर महीना 1500 यानी कि साल में 18,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये 5 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। फिर एकनाथ शिंदे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, अजीत अनंत राव पवार मुख्यमंत्री। यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2024 में दलवार कौन कितना जीता, तो बीजेपी का 132 26.7% वोट से, फिर शिवसेना का 57, ये सीट देख लेते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 41, शिवसेना 20 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 16, समाजवादी पार्टी को 2 मिला। ठीक है, बीजेपी के 132, शिवसेना को 57 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 41। आगे बढ़ते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, तो इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग, ये केंद्र सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में एक सुनिश्चित करना भी शामिल है, और केवल निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित होना पड़े। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग DHE ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा जारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं।